हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल एजुकेची पे। तो जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है हमारे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना सर्कुलर चेंज कर दिया है। क्या था सर्कुलर में, अब नया सर्कुलर आ गया है। क्या है उसमें, टर्म के हिसाब से बांटा गया है। टर्म 1 में एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे हम आपको करवा रहे हैं, और टर्म सेकंड में बाकी जो लॉन्ग आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, वो होंगे। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको सिविक्स पढ़ाने जाऊंगा। सिविक्स में चैप्टर 2। अब आप कहोगे सर चैप्टर 2 से आपने क्यों शुरुआत करवा दी, चैप्टर 1 से क्यों नहीं? तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सीबीएसई ने कुछ पोर्शन, जैसे लास्ट ईयर में कुछ चीज़ें डिलीट की थी, वैसे इस बार भी कुछ चैप्टर डिलीट किए हैं। तो जो डिलीटेड चैप्टर में ना चैप्टर 1 भी है, तो इसलिए मैं चैप्टर 1 नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर 2 ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा तो हम अपने कोर्स से पीछे रह जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी पढ़ के अपनी नॉलेज भी बूस्ट करें और साथ साथ आपका सिलेबस भी होते रहे। तो हम अपने एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, तो उसी सीरीज़ का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए अपना ये चैप्टर 2 सिविक्स का। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड पे। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रिवलेंट इन कंट्रीज लाइक नेपाल एंड सऊदी अरेबिया। देखिए आप लोग थोड़ी सी इसमें टेंस का ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है, वॉज मतलब हो गया पास्ट टेंस, पहले की बात। तो पहले किस प्रकार की गवर्नमेंट थी नेपाल और सऊदी अरेबिया जैसे देश में? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है हमारा मोनार्की, बी डेमोक्रेसी, सी डिक्टेटरशिप, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनार्की। क्यों? अभी भी सऊदी अरेबिया में अभी भी क्या है, मोनार्की है, किंग का रूल चलता है, किंग का शासन चलता है। लेकिन अब जो नेपाल है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है, वहाँ प्रेसिडेंट का रूल चलता है। लेकिन पहले लगभग 2005 से पहले नेपाल और सऊदी अरेबिया दोनों में क्या था, मोनार्की था और किंग का सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अब नेपाल क्या हो गया है, अब नाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब नेपाल क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। अब हमने दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए द वर्ड डेमोक्रेसी, जो हमारा शब्द है डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं हिंदी में, वो ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक के कौन से वर्ड से आया? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा एक आंसर भी छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है वो कौन से शब्द से आया है, कौन से लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है? तो आंसर है इसका ग्रीक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया ताकि आप एक बार अच्छे से समराइज कर लो। तो इसका ऑप्शन क्या रहा है, डेमोक्रेशिया या डेमोक्रेटिया, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सीधा सा आंसर होगा डेमोक्रेटिया। अब डेमोक्रेटिया कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको। अब डेमोक्रेटिया है ना, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। कैसे? पहला है हमारा डिमोज और दूसरा है हमारा क्रेटोज। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड है। डेमोज मतलब होता है पीपल, ठीक है। क्रेटोस मतलब होता है रूल, ठीक है। सीधा सा आंसर, सीधा सा क्या होगा डेमोक्रेटिया का मतलब, जो जनता के द्वारा जो रूल करा जाए, वो सिस्टम जिसमें पीपल की, कॉमन मैन की भागीदारी हो, उसको हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सीधा सा डेफिनेशन भी यही है, जिसमें डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रूलर्स। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें लोग, जो आम जनता है, वो अपने रूलर्स खुद चुनते हैं। तो वही हुआ डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोज मतलब पीपल रूल, लोगों का रूल, लोगों के द्वारा राज करना, इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो दो क्वेश्चन है, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। तो अब देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 1999 1999 हु लेड द मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान। अक्टूबर 1999 में वो कौन था जिसने मिलिट्री कूप लेड करा पाकिस्तान से? तो ऑप्शन हमारे चार दिख रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए हमारा जनरल परवेज मुशर्रफ है, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी इमरान खान, डी जुल्फिकार भुट्टो। तो ये जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन आया किस संदर्भ में, आने का मैटर क्या है। तो एक आपको मैं, चलिए पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये अक्टूबर 1919 की बात है, अक्टूबर नहीं,
एक आध मंथ पहले 19 मतलब बेसिकली यही ईयर है। उसकी बात है कि जो पाकिस्तान, पहले तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ना, वो क्या थे, मिलिट्री के हेड थे पाकिस्तान के, कब 1999 में। तो उन्होंने क्या करा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, जो जिसको जनता ने चुना था 1999 में, उसको उन्होंने हटा के जो हेड थे प्राइम मिनिस्टर थे जो कंट्री के, उनको इन्होंने हटा के, मतलब परवेज मुशर्रफ ने उनको प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, और उसकी जगह कौन, ये खुद ही इन्होंने अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को घोषित कर दिया। मतलब कि बेसिकली क्या हुआ पाकिस्तान में, जैसे अभी म्यांमार में हालत है, मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है, तो उस टाइम 1999 में पाकिस्तान की मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर को और जितने भी उनके कैबिनेट थे उनको सबको अपने पोस्ट से हटा दिया गया और उनको जेल में डाल दिया। और खुद जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब अपने देश का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1999 में जब ये सब हुआ, तो जितने भी फिर उन्होंने क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया 3 साल बाद। 3 साल बाद जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने रेफरेंडम करवाया। आप समझिए सब, एक बार टाइमलाइन एक बार आप देख लीजिए कि कब, कि 1999 में जो परवेज मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और उसकी जगह खुद इन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव वो कर दिया, और चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को घोषित कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने रेफरेंडम करवाया अपनी कंट्री में। रेफरेंडम होता है बेसिकली एक ये वोट टाइप का होता है, जिसमें जैसे इलेक्शन में क्या होता है, ईवीएम मशीन और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था। इसमें बस ऐसे ही पूछा जाता है लोगों से ऊपर सर्वे में। तो पता लगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ की रेफरेंडम में जीत हुई। अभी जो रेफरेंडम हुआ ना, इसको पाकिस्तान की मीडिया ने और जितनी भी वो थी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स थे और जो इंटरनेशनल मीडिया थे, सब ने ये जो रेफरेंडम हुआ पाकिस्तान में उसको बहिष्कार करा। मतलब उसको बोला कि ये जो रेफरेंडम करवाया आपने वो बिल्कुल गलत करा है, ठीक है, ये इलीगल है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन फिर भी वो बेसिकली क्या थे, एक तरह से डिक्टेटर टाइप के थे, तानाशाह टाइप के थे, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। और फिर वो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, कब, अगले 3 साल बाद, मतलब 2002 में उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक लीगल, जैसा अब हम अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर लेके आए, क्या नाम था उस ऑर्डर का, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए कौन, जब प्रेसिडेंट बन गए वो जनरल परवेज मुशर्रफ। इस ऑर्डर में क्या था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो नेशनल असेंबली है और जो प्रोविंशियल असेंबली, जो राष्ट्र जो पूरे देश में काम करती है वो नेशनल असेंबली, और जो स्टेट्स में काम करती है वो होगी प्रोविंशियल असेंबली। प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी समय में इन दोनों असेंबलीज को क्या कर सकता है, मतलब उनको ऑर्डर दे सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है। मतलब ख़त्म मतलब इन द सेंस मार नहीं सकता, उनके मेंबर्स को हटा सकता है वहाँ से और अपने मर्जी के नए मेंबर्स लेके आ सकता है। जिससे क्या हुआ, पूरी पावर किसके हाथ में आ गई, जनरल परवेज मुशर्रफ के। और जो कैबिनेट वो थी, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जैसे हमारी आप जितनी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वो किसके हाथ में आ गई, आर्मी के हाथों में। तो जो करती थी आर्मी करती थी, आर्मी जैसा करती थी लोगों को वैसा मानना पड़ता था। और आर्मी का हेड कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो 2002 में देखिए, इसका आंसर तो होगा पहले बी। 2002 में जब वो प्रेसिडेंट बन गए, मतलब उन्होंने खुद को ही प्रेसिडेंट बनवा लिया रेफरेंडम के थ्रू, तो उन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए, जिसमें क्या था, जो नेशनल असेंबली थी और प्रोविंशियल असेंबली, उसको ख़त्म करने की पावर थी परवेज मुशर्रफ में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2002। तो इससे हमें ये पता लगा इस मतलब पाकिस्तान की स्टोरी से कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक के फीचर भी मैं बता देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर है वो किसी एक लीडर के हाथ में नहीं है, तो किसी एक लीडर के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किनके हाथ में होनी चाहिए, उन लोगों के हाथ में जिनको जनता ने चुन के भेजा है। बेसिकली जितने लीडर्स हैं सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा है और सबको पार्टिसिपेट होना चाहिए, ताकि किसी भी एक बंदे के हाथ में पावर ना रहे। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। 3rd का ऑप्शन है ए, जनरल परवेज मुशर्रफ। और अभी तो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, और वो भी मिलिट्री के इशारे पे चलते हैं। आप लोगों को पता ही है हमारे पाकिस्तान में क्या हालत चल रहा है, हमारे बड़ी पड़ोसी देश में। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहाँ जिसने अपना पूरा कार्यकाल, अपना टर्नओवर पूरा कंप्लीट करा हो, 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रखा है, कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप है मिलिट्री का वहाँ पे, जो कि किसी देश के लिए बढ़िया बात नहीं है। और 4th का हमारा आंसर है 2002। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पाकिस्तान वाला केस समझ में आया होगा और ये दोनों क्वेश्चंस भी क्लेरिफाई हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अपने नेक्स्ट MCQs पे।
तो चलिए अब हम अपने दूसरे पड़ोसी की बात कर लेते हैं चाइना, पाकिस्तान का बड़ा भाई चाइना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट? चाइना की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही देख के समझ गए होंगे आप लोग आंसर। आप लोग ऑप्शन ए को देख के समझ गए होंगे यही आंसर है, क्योंकि जैसा नाम दिख रहा है ना ये टेढ़ा मेढ़ा, क्या लिख रहा है ये, क्वांगियो रैनिम दहबो दाहुई, इतना जो टफ नाम रखा है ये टेढ़ा। सही, आप लोगों ने सही पहचाना, यही नाम है चाइना की पार्लियामेंट का। तो इस पर चुप एक बार मैं टिक कर देता हूँ। तो ये तो वैसे रीजनल नेम है, जैसे हमारे संसद कहते हैं तो पार्लियामेंट हो गया। तो लेकिन वैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, ऑप्शन दूसरा भी आ जाएगा, तो क्या हो ऑप्शन कभी ऐसे इंग्लिश में इसको हम ऐसे कहते हैं, देखिए जिस दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इसको हम नेशनल पीपल असेंबली भी कहते हैं। ठीक है, नेशनल पीपल असेंबली। ठीक है, तो ये अगर ये भी ऑप्शन में आ जाए, ये ना है, तो आप लोग चुप नेशनल असेंबली वाले पे टिक कर देना। क्योंकि यार देखो जितना बड़ा नाम है ना, मुझे तो नहीं लगता ये देंगे, ये तो मैं वैसे ही आप लोगों को आप मैंने लिखवा दिया ताकि आप लोगों को ये भी रिमेंबर हो जाए और ये भी रिमेंबर आ जाए। ठीक है, इतना बड़ा नाम किसी का याद होने किससे रहा, इसलिए नेशनल पीपल असेंबली भी कहते हैं। और रही बात ड्यूमा, ड्यूमा किसकी है, तो ये तो रशिया की हो गई, जिसे फेडरल असेंबली भी कहते हैं। डाइट हो गई अपनी जापान की। ठीक है, और नेसेट हो गई इजराइल की। ठीक है, तो मैंने ये 4 देशों के पार्लियामेंट के नाम लिखवा दिया आपको एक क्वेश्चन में ही। तो इसका आंसर होगा ये नेशनल पीपल असेंबली। ये आप लोग पढ़ते रहो, ये टफ बहुत मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। हु वाज द रूलिंग पार्टी ऑफ मैक्सिको फ्रॉम 1930 टिल 2020? रूलिंग पार्टी कौन सी थी मैक्सिको की 1932 से लेके 2000 तक? अब 1930, अब एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था 1930 में, इसलिए हम 1930 से काउंट कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग एक बार याद रख लो। तो इसका आंसर होगा PRI। PRI, अब इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, जैसे हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी पार्टी है ना, तो वैसे वहाँ पे कौन सी पार्टी थी, PRI पार्टी थी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी तो वही है यार, देखो कम्युनिस्ट पार्टी ये चाइना वाली है, जिसे हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, पूरा नाम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए है, सिक्स्थ का भी ऑप्शन नंबर ए है। ये PRI है ना, लेकिन PRI है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है वो उल्टी जा रही है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए जरा नेक्स्ट MCQ कर लें हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फ्रॉम विच पार्टी रॉबर्ट मुगाबे फाउंड इलेक्शन? साहब ये रॉबर्ट मुगाबे कौन है, इसके बारे में आपने क्वेश्चन बता तो दिया, लेकिन ये रॉबर्ट मुगाबे है कौन? तो जैसे अपने वो फेमस जैसे लीडर्स थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, तो वैसे ये किसके किसके लिए थे, ये जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंस, जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लीडर थे। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, जिम्बाब्वे के। तो ये क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के, और इंडिपेंडेंट की लड़ाई में जिम्बाब्वे के बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रॉबर्ट मुगाबे थे उन्होंने कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ा? अब इलेक्शन लड़ने की बात कहाँ से आ गई सर यहाँ? इलेक्शन हुआ इंडिपेंडेंट के बाद, जब ये जिम्बाब्वे 1980 में जब ये आज़ाद हो गया ना, उसके बाद इलेक्शन हुआ। तो उन्होंने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? तो इसका हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। जानू PF, इसको क्या पढ़ेंगे, ZANU PF, रीजनल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, डी नन ऑफ दिस। तो यही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड रिकॉर्डेड फेमिनाइन अकर इन चाइना? चाइना में सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड फेमिनाइन, सबसे तगड़ा सूखा पूरे विश्व में, सबसे भयंकर सूखा कब पड़ा चाइना में? तो ऑप्शन हमारे देख लीजिए, 1952 से 1955, बी सी डी, 1958 से 1961, 1949 से 52, 1962 से 65। तो ये तो खुद 1959 में आज़ाद हुआ था, तब तो कोई चांस ही नहीं है सूखा पड़ने के, पड़ भी जाए तो फिर वो लेकिन उस तब पड़ा नहीं था। ऑप्शन नंबर है हमारा इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। बी हमारा जो है बिल्कुल सही है, 1958 से 1961
लगभग इस सूखे में 3 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज सिटीजन्स मारे गए, लेकिन फिर भी ये लोग, इनको सालों को सूखा से कोई लेना देना नहीं था। अगले साल 1962 में इन सब ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, फिर ये लड़ाई से बाज नहीं आए। चाइना की फितरत यही है, उनकी प्रॉब्लम कुछ भी हो, उन्हें पूरी दुनिया में वो हाहाकार मचाना है। कोरोना ही देख लीजिए, पहले अपने नागरिकों को मरवाया उन लोगों ने, फिर पूरी दुनिया में आग लगा दिया। खैर छोड़िए, इनका तो नेचर वही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम्बाब्वे की बात आ गई ना फिर से। जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम इन 1980। जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ? 1980 में आज़ाद हुआ। ये किससे आज़ाद हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है किससे आज़ाद हुआ। कब? तो 1980 में, पर किससे हुआ? जैसे हम अंग्रेज से हुए थे। तो ये 4 ऑप्शन है। 1970 फ्रॉम ब्लैक मेजोरिटी रूल, 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, 1972 फ्रॉम अमेरिकन, सेड डी नन ऑफ द अबव। यार इसका आंसर मुझे ख्याल से सब गैस कर लिए होंगे, तो मैं बता ही दे रहा हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1980 1980 में आज़ाद हुआ। कब? वाइट माइनॉरिटी रूल से, मतलब बेसिकली अंग्रेजों से। तो हमने अपने 9 MCQ कर लिए, अब हम कुछ और MCQ रह रहे हैं, अब हम उनको भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और यार वीडियो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जब फीडबैक देते हो ना, जो जेन्युइन फीडबैक होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, और हम वाकई में हमें इम्प्रूवमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपना फीडबैक देखते रहें। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे ही हमारी जर्नी में हमारा साथ देते रहो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट? इन विच ईयर परवेज मुशर्रफ बिकम प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम। पाकिस्तान का क्वेश्चन फिर से आ गया यार। इन पड़ोसियों ने ना सही में नाक में दम कर रखा है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या फिर हमारे सिलेबस में हो। बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह से मैटर बढ़ते ही जाता है। चलिए खैर जोक सा पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, परवेज मुशर्रफ थे जो, वो कौन से साल में प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के रेफरेंडम के द्वारा। रेफरेंडम मैंने आपको बताया ही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ये इलेक्शन का फॉर्म मान लीजिए, मतलब इसमें बेसिकली सर्वे की तरह होता है, जिसमें लोगों को पूछा जाता है कि आपको ये रूलर पसंद है कि नहीं। तो उसमें उसके द्वारा, रेफरेंडम के द्वारा परवेज मुशर्रफ कब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। तो 1999 तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो उन्होंने खुद ही आए थे वो। 2000 होगा नहीं, इसका आंसर होगा 2002। और ये रही बात 2007 की, 2007 में उनको हटा ही दिया गया, खुद ही हट गए वो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स इलेक्ट्स इन चाइना थ्रू इलेक्शन। याद देखो, फिर से एक और पड़ोसी ने दोनों तरफ से घेर रखा है हमें, क्वेश्चन से भी घेर रहे हैं ये, और बॉर्डर से तो घेर ही रहे हैं। तो जैसे छोटा भाई आता है, साथ में अपने बड़े भैया को भी लेके आ जाता है चाइना को। तो चाइना का क्वेश्चन एक और बार घुस गया। ये हमारे इस बुक में ही है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो मतलब चाइना में इलेक्शन के द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं, कितने मेंबर्स चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर है 3000, ऑप्शन नंबर बी 350, ऑप्शन नंबर सी 4000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 3500। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3000। 3000 हर 3000 लोग चुने जाते हैं चाइना में इलेक्शन के द्वारा, और इलेक्शन कब होते हैं? हर 5 साल पे। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो वो मैक्सिको में इलेक्शंस होते थे, जो 1930 से 2000 में होते थे, वो 6 साल पे होते थे। तो आप लोग ये भी याद रख लीजिए, मैक्सिको इलेक्शन 6 साल में होता है, बाकी ये सब 5-5 ईयर में होते हैं। तो 3000 मेंबर चुने जाते हैं पूरे चाइना से थ्रू इलेक्शन के द्वारा। और इलेक्शन में भी यार आप लोगों को पता ही है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो जब तक जो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसको जब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी का ना हो ना, तब तक वो इलेक्शन में उसको लीगली नहीं माना जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का होना जरूरी है अगर आप चाइना से इलेक्शन लड़ रहे हो तो हम अपने 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट केस पावर इन हैंड इन एक्सटर्नल पावर एंड नॉट लोकल रूलर्स। कौन सा वो केस है जिसमें पावर जो है, जो सत्ता है, जो शक्तियां हैं, वो एक्सटर्नल विदेशी लोगों के पास है, विदेशी रूलर्स के पास है, लोकल रूलर्स के पास नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सटर्नल पावर के हैंड में, लोकल रूलर्स के नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया श्रीलंका में, और ऑप्शन बी यूएसएसआर इन पोलैंड, सी यूएस इन इराक, या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर रशिया पहले यूएसएसआर ही थी, तो पोलैंड में भी इनकी सरकार चलती थी यूएसएसआर वालों की, और इराक में तो अमेरिका ने अपनी मनमानी करी रखी थी, सद्दाम हुसैन वाला सीन। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो अब हमारे कुछ ही 2 क्वेश्चन बच गए हैं, आइए हम उनको भी देखते हैं और अपना चैप्टर खत्म करते हैं।
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। व्हाट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी? ड्रॉबैक्स मतलब कमी। डेमोक्रेसी की क्या क्या कमियाँ हैं भाई? जो जितनी चीज़ होती है उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, बेनिफिट्स होते हैं और कुछ लॉस भी होता है। तो वैसे डेमोक्रेसी क्या क्या लॉस है, क्या क्या हानियाँ हैं, वो बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर है लीडर्स कीप चेंजिंग। लीडर हमेशा बदलते रहते हैं, मतलब बदलने का इन द सेंस मतलब कि 10 साल में, 15 साल में, कभी कभी 5 साल में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, काफ़ी अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले। बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर प्ले, पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं और कभी कभार हम देखते हैं गुंडागर्दी का भी प्रयोग किया जाता है लीडर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आने में एक छोटी सी बात हो या कोई बड़ा मैटर हो, उसमें डिसीजन आने में, जैसे को मान लीजिए कोई बिल है, उसको पास होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो ये सी हो गया। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो सारी ये इसमें ऑल ऑफ दिस सभी है, कुछ कमियाँ, सारी कमियाँ हैं ये। अब चौथा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, डेमोक्रेसी के साथ में सबसे तगड़ी, सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सी है? वैसे तो ये सारी डेमोक्रेसी के वो है, जैसे ये डिसएडवांटेज थे, ये एडवांटेज है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? सबसे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना, इज्जत की भावना का जो एहसास दिलाए उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोगों को इक्वल वो मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वल न्याय मिलता है। जो अमीर वोट देगा वही गरीब वोट देगा, तो मतलब हर वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जिससे क्या होती है लोगों में समानता की भावना आती है, जिससे लोगों की वो आत्मसम्मान बढ़ता है। तो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चैप्टर बढ़िया लगा हो। और जैसे हमारे क्वेश्चंस में चाइना पाकिस्तान हमारे पीछे पड़े थे, हमारे देश के पीछे पड़े थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा ना, आप उसके पीछे पड़ जाओ प्लीज़। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके कमेंट करो। और प्लीज़ भाई मैं आप लोगों से ये एक बात रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि हमारे ड्रॉबैक्स बताओ कि हमें और क्या क्या कमी है ताकि हम सुधार कर सकें, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उसको सुधारते हैं। और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से अपना पीडीएफ ले लें और चैप्टर पढ़ें, जिससे आपको और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।